आइडिया टू एंटरप्रेन्योरशिप। महाराष्ट्र ट्रेड फेयर अंतर्गत आयोजित और माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के सहयोग से उद्योजक बने रहे हम, आइडिया टू एंटरप्रेन्योरशिप। इस चर्चा सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र का संचालन कर रहे हैं श्री सतीश जी मंडोरा और मार्गदर्शन कर रहे हैं श्री रमेश जी परतानी तथा श्री सुनील जी चांडक। इस सत्र के संचालक श्री सतीश जी मंडोरा बहुआयामी व्यक्तित्व के पहली पीढ़ी के उद्योजक है। वे लेखक है, उत्तम वक्ता है, फैसिलिटेटर है और जाने माने प्रशिक्षक भी है। आप रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के सर्टिफाइड ट्रेनर है तथा ट्रेनिंग इनिशिएटिव में योगदान दे रहे हैं। गत 25 से अधिक वर्षों में 15 से अधिक विभिन्न देशों में 50,000 से अधिक व्यक्तियों ने उनके सशक्त मार्गदर्शन का लाभ उठाया है। हमारे मार्गदर्शक है श्री रमेश जी परतानी। द कंप्लीट सीक्रेट, मानवीय मन की विशाल क्षमता मीमांसा पर लिखे गए इस ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक श्री रमेश जी परतानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मैनेजमेंट, मानव संसाधन विकास, अध्यात्म आदि विषयों के विशेषज्ञ रमेश जी ने प्रशिक्षक, सलाहकार, काउंसिलर आदि भूमिकाएं सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निभाई है। भारत से अमेरिका तक 5 लाख से अधिक लाभार्थियों ने उनका मार्गदर्शन पाया है। हमारे दूसरे मार्गदर्शक है श्री सुनील जी चांडक। नासिक की उद्योग वर्धिनी इस जानी मानी उद्योजकता विकास संस्था के संस्थापक श्री सुनील जी चांडक मैनेजमेंट के उपाधिधारक है। वे भारत की सर्वोच्च उद्यमिता प्रशिक्षण संस्था एडिट अहमदाबाद के प्रमाणित उद्योजकता प्रशिक्षक भी है। पिछले 37 साल से अधिक काल तक उद्योजकता विकास क्षेत्र में कार्यरत सुनील जी ने अब तक 65,000 से ज्यादा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देकर भारत के उद्योग क्षेत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फलस्वरूप उन्हें केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन तथा अनेक संस्थाओं द्वारा एंटरप्रेन्योर ट्रेनर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा ने भी उन्हें समाज गौरव पुरस्कार से गौरवान्वित किया है। अब श्री सतीश जी मंडोरा से निवेदन है कि वे इस चर्चा सत्र को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। मैं अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के हमारे सभापति आदरणीय श्याम भाई साहब से विनती करता हूं कि वे कृपया मंच पर आए और हमारे दोनों स्पीकर्स का सम्मान चिन्ह देकर उन्हें गौरवान्वित करें। आइए सुनील जी। धन्यवाद भाई साहब। भोजन के बाद का सेशन, पेट की भूख सब लोगों की ऑलमोस्ट शम चुकी है, लेकिन जिन लोगों में अभी भी उद्योजकता की भूख अभी भी जागरूक है, केवल ऐसे ही लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप में भी वो भूख अभी भी है। मुझे याद है आज से करीबन 15 साल पहले महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का जब अमृत महोत्सवी प्रोग्राम हुआ था पूना में, मैं उस समय में लाहौटी हॉस्टल में एक पास्ट आउट स्टूडेंट के रूप में रहता था। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर हमारे एक कवि सम्मेलन में कवि आए थे मुंबई से, शायद, जिनका नाम है मोस्टली रमेश जी मर्दा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। रमेश जी ने एक बात कही थी, उनकी बात मैं उनके स्वरों में तो नहीं कह सकता, लेकिन उसका मतीदार था आप लोगों के सामने रख करके अपनी बात को शुरू करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि एक दिन हस्तिनापुर के अंदर में जो इतनी सुजलाम सुफलाम संपत्ति थी, उस संपत्ति के बारे में दुर्योधन को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पितामह से कहा कि ये पितामह, ये मारवाड़ी लोग राजस्थान से अपने हाथ में लोटा लेकर आए थे और आकर उन्होंने सारे हस्तिनापुर पर अपना काबू कर लिया है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा कीजिए पितामह, कुछ ऐसा कीजिए जिससे इन मारवाड़ियों को हस्तिनापुर से बाहर निकाला जाए। तो पितामह ने कहा, बेटा दुर्योधन, ऐसी गलती कभी मत करना, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि जिस दिन तुमने इन लोगों को हस्तिनापुर से बाहर निकाला, उस दिन में हस्तिनापुर में यहां से वहां तक केवल लोटे ही लोटे दिखाई देंगे। सारी संपत्ति, सारा सुख, सारा समृद्धि, जितना माहौल एथिकली हमारे समाज ने जनरेट किया है,
उसमें कुछ बदलाव आ रहा है क्या? उद्योजक बने रहे हम, यह हमें क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? ऐसा कहते थे कि उद्योजकता, एंटरप्रेन्योरशिप, धंधा हमारे खून में है। क्या खून के डीएनए में बदलाव आ रहा है क्या? क्या पैटर्न्स थे पहले? क्या वैल्यूज थी? क्या हमारा हेरिटेज था? क्या बदलाव आ रहा है इंडिया और भारत के बीच में? कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प किया जाए? प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केट के बारे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? ये सारे डिस्कशंस, और अतः लास्ट में कि कौन सी मानसिकता है जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है, और जो हमारे युवा मित्र हैं जो इस एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड की तरफ आना चाहते हैं, उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही में जो हमारे भाई आज एंटरप्रेन्योर्स बने हुए हैं वो अपने आप को ग्रोथ मल्टीप्लायर माइंडसेट में कैसे ला सकते हैं, ये हमारे सेशन का आज फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। करीबन 12 मिनट के आसपास में रमेश भाई साहब, उसके बाद में सुनील भाई साहब आपके सामने अपने विचार रखेंगे। उसके पश्चात एक और हमारे स्पीकर थे जयप्रकाश जी काबरा भाई साहब, वे अपने मेडिकल इमरजेंसी की वजह से इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए। फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए मैं कुछ बात उनकी जो जुबानी थी वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके पश्चात हम लोग डिस्कशंस करेंगे, और उसके बाद में ऑडियंस में से भी हम लोग सवाल चाहेंगे। ऑडियंस के सवाल शुरू होने के पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं वापस एक बार दूंगा, ताकि हम लोग सवालों का और समय का दोनों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इतने बैकग्राउंड के साथ में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं हमारे आज के पहले स्पीकर रमेश भाई साहब परतानी। रमेश भाई साहब प्लीज। थैंक यू सतीश जी। ये बताने का अवसर दिया गया है कि हमारा हेरिटेज क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या थी, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, और क्यों हम में एंटरप्रेन्योरशिप के गुण जन्मजात हैं, और आज के समय में उसमें क्या चेंजेस लाने की आवश्यकता है जिससे हम चेंज एनवायरनमेंट में इन सारे गुणों का उपयोग ठीक से कर सकें। मैं अभी कुछ दिन पहले, मुझे जगह याद नहीं है कहाँ पर मैं एड्रेस कर रहा था, पर एक मीटिंग एड्रेस कर रहा था जिसमें हमारे माहेश्वरी समाज के कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो बने थे, उन 40-42 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सम्मान हो रहा था। तो मुझे वहाँ पर कुछ आशीर्वचन के रूप में बोलने को कहा गया, तो मैं गया स्टेज पर और मैंने प्रश्न पूछा। वो सब 40-42 लोग थे, नए चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़के लड़कियाँ, उनके माता पिता भी थे, परिवार वाले भी कुछ थे, काफ़ी 200-250 लोग थे समाज के। तो मैंने उनसे पूछा, उन 42 बच्चों से, कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो एक ने कहा कि मैंने मेहनत बहुत की, दूसरे ने कहा कि माँ बाप का सपोर्ट बहुत था, तीसरे ने कहा मैं बिल्कुल प्लेन लकी था, रात को जो पढ़ा वही सुबह एग्ज़ाम में आ गया, इसलिए निकल गया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अलग अलग कारण 40-42 लोगों ने दिए। मैंने उन सब के कारण सुने और उसके बाद उनसे कहा कि आप सबके कारण वाजिब हैं, वैलिड हैं। आपकी सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा कारण आपने दिया अपनी जगह वो सही है, पर इनमें से एक भी सबसे बड़ा कारण नहीं है। तो सारे के सारे बच्चों में थोड़ा सा मुझे लगा कि अचरज हुआ उनको इस बात सुनकर कि 42 लोगों ने अपने अपना कारण बताया, और उसके अंत में मैंने कहा कि इनमें से एक भी सबसे बड़ा कारण नहीं है। तो उसमें से फिर एक ने पूछा कि फिर सबसे बड़ा कारण क्या है जो हमको ही पता नहीं है, ऐसा सबसे बड़ा कारण क्या है हमारी सफलता के पीछे? और मैंने उनसे कहा कि आपकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आप माहेश्वरी हो। आपका माहेश्वरी होना ही सबसे बड़ा कारण है। बहुत बढ़िया सर। उस बच्चे की समझ में नहीं आया, तो उसने पूछा, ये समझ में नहीं आया माहेश्वरी होना सबसे बड़ा कारण कैसा है? तो मैंने पूछा तुम्हारा सरनेम क्या है? उसने कहा सारडा है। मैंने कहा ठीक है, ननिहाल कहाँ है? तो उसने कहा भोजड़ा क्या है। मैंने कहा चलो तुम्हारे ननिहाल की फैमिली छोड़ दो, पर देश विदेश के किसी और भोतड़ा परिवार की कोई लड़की तुमको अच्छी लगे तो तुम शादी कर लोगे क्या? 20-21 साल का लड़का था। उसने थोड़ा सोचा, बोला मेरे ननिहाल की फैमिली से नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं। मैंने कहा तुम पापा से पूछो कि कर सकते हो कि नहीं पढ़ सकते। पापा साथ में ही थे, तो पापा खड़े हुए और बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंने कहा पापा क्यों बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं कर सकते? क्योंकि सारडा हो तो किसी भी सारडा की लड़की विश्व के किसी भी प्रदेश में हो, कहीं पर भी
100, 125, 150, 200 पीढ़ियों पहले उसके पुरखे और तुम्हारे पुरखे एक थे, वो तुम्हारी बहन है। और ननिहाल तुम्हारी भूतड़ा के यहाँ है, तो किसी भी भूतड़ा की लड़की विश्व के किसी भी प्रदेश में हो, वो तुम्हारी बहन है। आज के जमाने में तो हम केवल 2 शाखें टाल रहे हैं। मेरी शादी जब हुई 50 साल पहले तो 4 शाखें टालते थे। माँ की ननिहाल और पिता की ननिहाल भी टालते थे दोनों साइड से। तो 4 और 4 8 शाखों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तब आप विवाह कर सकते हो। और जेनेटिक साइंस के हिसाब से इससे सुंदर व्यवस्था दूसरी नहीं हो सकती, अधिक से अधिक बुद्धिमान बच्चे पैदा करने की। यह हमारी विरासत है, यह हमारा इतिहास है। माहेश्वरी दुनिया की दूसरी सबसे बुद्धिमान प्रजाति है, सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट रेस। सबसे बुद्धिमान यहूदी हैं। 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन है यहूदियों की सारी विश्व में, और 900-950 जो नोबेल प्राइजेस आज तक दिए गए हैं उसमें से 30% यहूदियों ने जीते हैं। 800 करोड़ में 1 करोड़ से कम है वो लोग, और 30% नोबेल प्राइजेस यहूदियों ने जीते हैं। और ऐसा ही इतिहास माहेश्वरियों का है। हमारी पॉपुलेशन तो 10 लाख से कम है। 140 करोड़ के देश में 10 लाख से कम है, मतलब 0.1% से कम पॉपुलेशन है। 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं देश में, 24,000 माहेश्वरी हैं, 8%। 250 के करीब हाईकोर्ट जजेस हैं, 9 माहेश्वरी हैं, 4%। टॉप 100 बिजनेस हाउसेस देख लो, 16 माहेश्वरी हैं। 50 चीफ जस्टिसेस हुए, 1 माहेश्वरी था। 3000 के करीब आईएएस ऑफिसर्स हैं, 32-33 माहेश्वरी हैं। 2500 आईपीएस ऑफिसर्स हैं, 22-23 माहेश्वरी हैं। कोई भी ऐसा विषय जहां मानव की प्रतिभा को जांचने का वास्तविक अवसर हो, जहां जिसको क्लियर करना मुश्किल हो, ऐसी हर व्यवस्था में माहेश्वरियों का परसेंटेज 0.1 से बहुत ज्यादा परसेंटेज है। और वो केवल इसलिए है कि हमारी जो रीतियां हैं, हमारे जो रिवाज हैं, हमारा जो इतिहास है, हमारे जो पुरखों ने जो व्यवस्थाएं बना कर दी हैं हमको, उसमें से एक व्यवस्था शाखें टालने की है। ये बुद्धिमत्ता बढ़ाने की व्यवस्थाएं हैं। इसलिए माहेश्वरी दूसरी सबसे बुद्धिमान प्रजाति है। और ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ हैदराबाद में हम 1 साल की उम्र में बाल निकालते हैं बच्चे का, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं झड़ूला। मुझे पता नहीं कि महाराष्ट्र में क्या करते हैं, उसको झड़ूला ही बोलते हैं ना। तो झड़ूला ब्रेन डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। झड़ूला साधारणतया होता है 1 वर्ष की उम्र में। 1 वर्ष की उम्र में क्या होता है? 1 वर्ष की उम्र में बच्चा 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है। जब तक बच्चा रेंग रहा है पेट के बल या घुटनों के बल चल रहा है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड पैरेलल है ग्राउंड को, तो ब्लड बहुत जाता है ब्रेन में, प्रेशर बहुत होता है ब्रेन में, तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। जब बच्चा 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड परपेंडिकुलर हो गई है, ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी जाना पड़ेगा ब्रेन में ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होता है तो ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होता है। 1 वर्ष की उम्र में बच्चा 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है, तब ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होता है। और लेटेस्ट ब्रेन डेवलपमेंट की रिसर्च है कि जब ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो उस समय विटामिन डी यदि मिले ब्रेन को, तो ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा, बुद्धिमत्ता बहुत बढ़ेगी तेजी से। आप बाल निकाल देते हो, सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली सिर पे गिरने लगता है, तो जितना विटामिन डी चाहिए, महीना 2 महीना जो बाल आने में लगेंगे बाल वापिस उगने में, उतने में जितना विटामिन डी चाहिए उतना मिल जाता है ब्रेन को। इसलिए माहेश्वरी ज्यादा बुद्धिमान है। और ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको 12 मिनट का समय, मैं 12 घंटे तक बोल सकता हूं इस विषय के ऊपर कि क्यों माहेश्वरी अधिक बुद्धिमान है। और इसलिए मैंने उन 40-42 लड़कियों से कहा कि आपकी सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आप माहेश्वरी हो, इसलिए आप बुद्धिमान हो, बाकी सब एंसिलरी कारण है। तो बुद्धिमत्ता कैसी थी? एक रिसर्च हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर थॉमस इम्ब्रिग हैं, उनकी रिसर्च है। उनकी रिसर्च का पेपर क्या था हार्वर्ड में? मारवाड़ीज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बिजनेसमैन टू इंडस्ट्रियलिस्ट्स। इस सब्जेक्ट पे उन्होंने रिसर्च की और उस पुस्तक में, उस रिसर्च पेपर में उन्होंने लिखा
कि इतने बुद्धिमान लोग हैं। वो यहाँ हैदराबाद आए थे 72 में, हैदराबाद में मिला उनसे। उस रिसर्च पेपर में उन्होंने लिखा है इतने बुद्धिमान लोग हैं कि कपास की जब ट्रेडिंग होती थी, मध्य प्रदेश में उगती थी कपास, और ट्रेडिंग के बड़े मार्केट थे जयपुर में, कलकत्ता में। तो ट्रेडिंग हाउसेस जयपुर और कलकत्ता में होते। आज के दिन की प्राइस डिसाइड होती पहाड़ों के ऊपर जहां खेत होते, और कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं। 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी की बात। पहाड़ों के ऊपर खड़े रहकर 40-50 किलोमीटर, हर 40-50 किलोमीटर पर कोई पहाड़ पे खड़ा है, कोई वृक्ष पे खड़ा है, किसी न किसी ऊंची जगह पे खड़े रहकर मिरर्स, दर्पण चमकाते थे। वो जो प्राइस डिसाइड हुआ खेत में, आज का दिन का प्राइस, वो कोड साइन लैंग्वेज के द्वारा मिरर से सूर्य की रोशनी में चमका चमका कर वो कोडेड लैंग्वेज में जयपुर तक प्राइस पहुंच जाता था कि आज का प्राइस ये खुला है। ना फोन थे, ना रेडियो था, ना कुछ था उस समय। और उस समय भी इतनी बुद्धिमत्ता थी मारवाड़ियों में और विशेष करके माहेश्वरियों में कि जो प्राइस मध्य प्रदेश के खेत में खुल रहा है सुबह, वो 8-10 मिनट में जयपुर में और कलकत्ता के मार्केट में पहुंच जाए। तो वहां उनको पता हो जाता था कि आज की प्राइस क्या है। बाकी किसी ट्रेडर को पता नहीं होता था। और फिर वो उसके हिसाब से अपनी खरीदी और बिक्री करते थे। ये पुराने जमाने की बात है, जब कम्युनिकेशन नहीं था तो चल गया। आज कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया है, तो ये इंफॉर्मेशन की इतनी कीमत आज नहीं मिल सकती आपको कि मैंने सोर्सिंग सही ढंग से कर ली, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है या कोई स्पेशलाइजेशन है कोई प्रोडक्ट का, उसकी मैं प्रोक्योरमेंट कर रहा हूं, और इसलिए सिर्फ केवल मेरे पास वो नॉलेज है और इसलिए मैं उससे कमा सकता हूं। ये पॉसिबल नहीं है आज, क्योंकि जो जानकारी सोर्सिंग की आपके पास है वो आपके कस्टमर के पास भी है। वो भी इंटरनेट पे जाके सोर्सिंग ढूंढ सकता है। तो वो जो एडवांटेज था पहले का कि या तो लोकेशन जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो वो, या आपकी जो सोर्सिंग की टेक्नोलॉजी आपके पास है, या जो यूनिक इंफॉर्मेशन है जो यहां से आप सोर्स करके अपना प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे थे, वो आज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप जहां से सोर्स करते हो वो नेट पे अवेलेबल है सोर्स, और इसलिए आपके कस्टमर को भी अवेलेबल है। तो जो जानकारी के माध्यम से आप पैसे कमाते थे वो अब नहीं कमा सकते। तो हमको हमारी बुद्धि का तो उपयोग करना है, पर बुद्धि का उपयोग इस ढंग से करना है कि हमारा जो बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, क्योंकि एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एज ऑफ नॉलेज है, सभी के पास इंफॉर्मेशन है। आपको उस इंफॉर्मेशन को, उस एक्सपर्टीज को किस ढंग से अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो आप, ये जो चेंज इन माइंडसेट लाना है। वैल्यूज तो वही रहेंगी, माहेश्वरियों की जो वैल्यूज हैं बिजनेस में सक्सेस की, वो वैल्यूज तो वही रहेंगी। मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम से कई जगह पूछता हूं, ये बात बताता हूं कई जगह कि सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है माहेश्वरीज की बिजनेस सक्सेस की? इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी का अर्थ क्या है? जो कहा वो किया, बहानेबाजी नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं, कोई कारण देना नहीं, रीजन नहीं। तो माहेश्वरियों का तो, जब भी माहेश्वरी बिजनेसमैन अपने बेटे को बिजनेस हैंडल करता है, विरासत में दे देता है, तो दो महत्वपूर्ण उसको बातें सिखाता है। वो दो महत्वपूर्ण लेसन सिखाता है। पहला लेसन, ऑनर योर वर्ड। जो कहा वो करना है, प्राण जाए पर वचन न जाए। सो नेवर लेट योर वर्ड डाउन, कीप योर प्रॉमिसेस। जो वचन दिया वो पूरा करना है, ये पहला लेसन है। और दूसरा लेसन मारवाड़ी क्या सिखाता है अपने बच्चे को? भूल कर भी किसी को वचन नहीं देना है क्योंकि वचन दे दिया तो निभाना पड़ेगा। तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर प्रॉमिसेस करने की जरूरत नहीं है। 1000 बार सोचना है वचन देने से पहले, पर एक बार दे दिया तो फिर निभाना है। भाई साहब 1 मिनट, 1 मिनट, या 1 मिनट मोर, 1 मिनट मोर, ओके। देखिए मेरे तो 11 मिनट हो गए, मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं तो समझ रहा हूं शुरू की बात मैंने अभी। तो ये जो हमारी वैल्यूज हैं, इंटेलिजेंस, ईमानदारी, ऑनरिंग योर वर्ड, कीपिंग योर प्रॉमिसेस और फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। मारवाड़ी की इज्जत क्यों है? आप क्रिमिनल्स के, सोनी जी बार बार कहते हैं अपने स्पीचेस में, मारवाड़ी का नाम एक जगह नहीं मिलेगा, पुलिस स्टेशन में नहीं मिलेगा आपको, बाकी सब जगह मिलेगा।
क्रिमिनल्स की लिस्ट में नहीं मिलेगा, धोखेबाजों की लिस्ट में नहीं मिलेगा। तो ये जो इंटेग्रिटी की वैल्यू है और बुद्धिमत्ता है, ये दो तो हमारे गुण हैं और ये हमारे काम आएंगे बिजनेस में हमेशा सक्सेस के लिए। पर चेंज बिजनेस सिनेरियो में आगे और चर्चाएं होंगी। चेंज बिजनेस सिनेरियो में इसको अप्लाई कैसे करना है आज के बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल करने के लिए, ये आज के इस सेशन का विषय रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रमेश भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। विटामिन डी की उन्होंने बात करी थी, बचपन में तो नहीं मिला, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं भरपूर ले रहा हूं। मेरे साथ में सुनील भाई साहब भी ले रहे हैं। तो अत्यंत बुद्धि से प्रगल्भ विटामिन डी का पूरा पूरा निचोड़ जिनके पास में मिल रहा है, ऐसे सुनील जी को मैं विनती करता हूं कि वे अपनी बात आप सब लोगों के सामने रखें। एंटरप्रेन्योरशिप में बने रहे हम, ये जो कह रहे हैं, इनफैक्ट हम तो एंटरप्रेन्योर है, लेकिन फिर भी हम लोग भटक रहे हैं। हम किसी पैकेज की ओर, स्विच ओवर की ओर जा रहे हैं। तो अभी ज़रूरत है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचें। एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस अपना कैसा करें, इसके बारे में रमेश जी भाई साहब ने आपको बताया। क्यों करें हम, ये बेसिक सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। और क्या करें, दोनों चिंताएं मेरे ख्याल से आप सबकी है। क्यों करें हम बिजनेस, क्यों करना है, मारवाड़ी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 4 बेसिक चीज़ें हैं जो हर ह्यूमन की नीड है, वो एंटरप्रेन्योरशिप ही आपको कंप्लीट कर सकती है। पहला, हम सबको बहुत पैसा चाहिए, है ना। अब पैसा कहाँ पे है, तो वो बिजनेस में ही है ना। जालना के 100 रिचेस्ट लोगों का अगर लिस्ट करना है, बनाए, वो एंटरप्रेन्योर ही मिलेंगे। जालना नहीं, कहीं भी जाओ वहाँ पे 100 एंटरप्रेन्योर ही मिलेंगे, है ना। तो पैसा तो वहाँ पे ही है। मैं खुद जॉब किया हूँ 10 साल। 10 साल जॉब करने के बाद मैंने ये शुरू किया उद्योग वर्धिनी। दोस्तों, आज मैं जब 16,000 रुपया तनख्वाह ले रहा था, तब अब मैं 9 लाख रुपया सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये तो बहुत सारी चीज़ें मैं कह सकता हूँ, लेकिन समय का बहुत, अब हमारे मॉडरेटर भी बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, तो फिर भी मैं आपको देना चाहूँगा जितना ज़्यादा दे सकता हूँ। तो दोस्तों, पैसे तो वही है। बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास, हमारे खुद माहेश्वरी कम्युनिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में कहाँ से कहाँ चले गए। तो पैसा तो वही है। दूसरी चीज़, हम क्यों बिजनेस करें। हम सबकी एक ख्वाहिश और होती है, क्या है, हम लोग है ना जवान रहना चाहते हैं हमेशा। तो जवान रहेंगे कैसे, जॉब में जवान नहीं रह सकते, क्योंकि वही काम होता है, कल भी आज भी कल भी वही काम है। लेकिन बिजनेस में रोज़ नया चैलेंज है, रोज़ नई चीज़ें हैं जो आपको जवान रखती है ना। स्टीफन हॉकिंग आपको सब पता होंगे, जिन्होंने 53 ईयर्स ही वॉज ऑन द व्हील चेयर। उनका सिर्फ ब्रेन काम कर रहा था, बाकी कुछ नहीं काम कर रहा था। सबने उनको एक पूछा कि हाउ कैन यू बी सो लाइव। वो बोले, इट इज़ द क्यूरियोसिटी डैट कीप्स मी लाइव। वो क्यूरियोसिटी जो होती है वो बिजनेस में होती है, जॉब में नहीं होती है, क्योंकि वही काम रहता है रोज। तो बिजनेस अगर करेंगे तो आप जवान भी रहेंगे। अभी मैं 61 साल में भी खुद को जवान महसूस करता हूँ। सर जी का एज तो मेरे से ज़्यादा लग रहा है, और बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन वो हमेशा, अभी कोई आए थे 73 ईयर्स है, 76 ईयर है। अगर कंस्ट्रक्टिव कामों में आप बिजी रहेंगे तो आप जवान रहेंगे। 81 ईयर के अमिताभ बच्चन आज भी ऊंचाई में इतना 13,500 फुट पे जाके शूटिंग कर रहे हैं। तो मेरा कहना क्या है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का कमाल है दोस्तों, कि आप जवान भी रह सकते हैं। तो जवान तो हम सब लोग रहना चाहते हैं। तीसरी बात जो एंटरप्रेन्योरशिप आपको दे सकती है, आपको फ्रीडम दे सकती है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। आप जो मर्जी जो चाहे वो कर सकते हैं अगर आप बिजनेस करें तो, है ना। जॉब करें तो कहाँ का फ्रीडम, वहाँ कोई फ्रीडम नहीं रहता है। वहाँ पे तो आपको सब काम है। अभी आप बोले मुझे वो जरा ट्रेड फेयर में जाना है, भाई पहले अपना काम कर फिर ट्रेड फेयर कर। लेकिन बिजनेस है तो फिर चलो मेरी मर्जी, मैं बॉस हूँ। तो दोस्तों, ये फ्रीडम आपको मिलता है। चौथी चीज़ जो मेरे ख्याल से हर इंसान का जो एक वजूद होता है कि मेरी कुछ आइडेंटिटी बने, मेरा कुछ अस्तित्व बने। वो अस्तित्व आपको बिजनेस में ही बना सकते हैं आप।
है ना, एक आइडेंटिटी। नहीं तो जॉब में रहेगी तो मैं यहाँ पे ऑफिसर हूँ, वहाँ पे मैनेजर हूँ, फिर तू कौन है? मैं कोई नहीं हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, मैं इनका लड़का हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, तू कौन है फिर? अगर मेरी पहचान अगर बनानी है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में बन सकती है। तो ये 4 बेसिक चीज़ें हैं कि जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन और भी कुछ बातें हैं, क्या करें? अगर समझो एंटरप्रेन्योर बनना है, यहाँ पे तो सभी लोग एंटरप्रेन्योर है ही और बहुत सारे और बनना चाहते हैं, तो लेकिन सबको एक बड़ी दिक्कत होती है कि भाई क्या करें, हम क्या करें, है ना। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, सवेरे राधे श्याम जी भाई साहब ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बताया। मैं भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहली बात यह है कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें आप टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करें और वो बिजनेस को अपग्रेड करिए। जैसे हमने अपग्रेड किया, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा था और लॉकडाउन हुआ तो वो आ गया, तो उसने पूरा मेरा बिजनेस ऑनलाइन लेके गया। आज हमारा ऑनलाइन का प्रेजेंस बहुत अच्छा बढ़ गया है और हम जहाँ पे मुझे 60,000 लोगों के लिए काम करने में मुझे 37 ईयर लग गए, 1 साल में 60,000 लोगों के पास गए हो। तो ये टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस है, आप सब लोग जाने इसको। हमारे बिजनेस में आप कैसे टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, कैसे हमारा फिर मार्केटिंग है, और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग यही टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं है, फिर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप अगर बिजनेस पे लाते हैं तो आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ जा सकता है। हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस बढ़ाना, उसको नए तौर पे लाना, पुटिंग ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो वो करे तो डेफिनेटली बिजनेस में बहुत स्कोप है दोस्तों। और देखो 2020 टू 2030 इज अ एरा फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। पहले कोई 10 साल इंजीनियर्स के लिए रहते थे, डॉक्टर्स के लिए रहते थे, अभी 10 साल सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। तो हमारे पास वो है तो उसका यूज़ हम करें। आइडियाज़ तो बहुत सारी है, हमारे लोगों के दिमाग में तो बहुत सारी आइडिया है, लेकिन उसके लिए है ना थोड़ा बड़ा सोच भी हम करें। जो पैकेज में हम पैक हो गए हैं उससे बाहर हम निकले, है ना। अभी मेरे बेटे की चल रही शादी की बात, तो काफ़ी प्रपोजल आते, आपका बेटा कहाँ जॉब कर रहा है? अरे भाई कहाँ जॉब कर रहा है, अपना खुद का बिजनेस है, करोड़ों में कमा रहा है। तो ये जो मानसिकता बनी है उससे बाहर निकलना चाहिए। ये सेफ्टी नहीं है, अनसेफ्टी है। तो दोस्तों कहना क्या है कि आइडियाज़ के ऊपर काम करें, उसको कैसे टेक्नोलॉजी के सहारे हम पूरे विश्व में लेके जा सकते हैं। अभी सिर्फ जालना या महाराष्ट्र या मुंबई या फिर सिर्फ पैन इंडिया ऐसा नहीं, तो पैन वर्ल्ड जाने का हमने सोचना चाहिए। बड़ा सोच ही हमें बड़ा कर सकती है ना। अगर छोटा सोचे तो फिर हम जॉब में ही रहेंगे। हम क्या सोचते हैं यार, इतना करके क्या करना है ना, कुछ ऊपर तो नहीं लेके जाना है, नहीं यही रहना है हमें सबको। लेकिन जाने के बाद भी यही रहना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप करें। ऐसे फोटोज तब लग सकते हैं कि जब हम कुछ करें। शिवाजी महाराज का आज भी अस्तित्व है, हाँ, हमारा जाने के बाद अस्तित्व रहना चाहिए। तो ये बिजनेस के माध्यम से संभव है दोस्तों। तो टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस में लाए, थोड़ा बड़ा सोचे, है ना। तो ये पहली बात है कि आप टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करें। दूसरी बात जिसका जिक्र राधे श्याम जी ने सवेरे किया कि हमारा एग्रो वेस्ट कितना है, 1,20,000 करोड़। इतना तो वेस्ट कर रहे हैं हम, 1,20,000 करोड़। और दूसरी जगह हम दे रहे हैं कि भूख बलि भी हो रही है। कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। एक पॉजिटिव साइड यह है कि हमारे पास एग्रो प्रोड्यूस बहुत अच्छा है, लेकिन निगेटिव साइड क्या है उसकी कि हम उसके ऊपर प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे। सिर्फ 5% के ऊपर 5% प्रोसेस होती। हमारा प्रोसेस फूड का मार्केट है 12 लाख करोड़। हमारे नासिक में तो प्राइमरीली ओनियन का काम होता है, आपको सबको पता है। तो ओनियन का वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। हम तो अभी उसके ऊपर एक डिहाइड्रेशन का हम खुद इनिशिएटिव लिए है और डिहाइड्रेशन का क्लस्टर शुरू कर रहे हैं नासिक में। तो ये जो सब सब्जियां जो कुछ वेस्ट हो रही है उसको डिहाइड्रेट करें तो उसको बहुत
ज़्यादातर आप ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा साल तक आप उसको वैसे ही बरकरार रख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फूड प्रोसेसिंग ये नीड ऑफ द आवर है। अगले 10-15 साल ये चलने वाला, बोलते ये सनराइज इंडस्ट्री हमेशा है। इसका कारण है कि आबादी कोई रोक नहीं सक रहा है, ना कोरोना रोक सका है, ना और कोई रोक सका है। कोरोना में तो आबादी और बढ़ी, क्योंकि काम कुछ नहीं था ना लोगों को, क्या करें। तो कहना क्या है कि फूड खाने वाले के लोग जो है ना वो बढ़ने वाले हैं दिन ब दिन, है ना। तो उसमें कुछ नए नए टेक्निक यूज़ करें जो आज तक हमने किए नहीं। सिर्फ दाल मिल, बेसन मिल, आटा मिल, ये तो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस है ही, वो करें, हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन उसमें कुछ नए टेक्निक लाए जिसके वो उसकी जो ऑर्गेनिक जो उसका ये है वो अच्छा रहे, उसके प्रोटीन है ना, विटामिन बने रहे। आज लोगों को क्या है, पैकेज फूड चाहिए, प्रोसेस फूड चाहिए। कोरोना की वजह से सब लोगों में अवेयरनेस आ गया है, लोग फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करें। हम तो सिंपल बातें बताते, भाई जो आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसको सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस करें आप। माने क्या, उसको क्लीन करना, ग्रेडिंग करना, पैक करना और बेचना। मेरे कई सारे एंटरप्रेन्योर ये काम कर रहे हैं। नासिक से रात को शाम को सब्जियां कलेक्ट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं और मुंबई में बेचते हैं। मेरा एक पार्टिसिपेंट ने 10,000 से बिजनेस शुरू किया, 10,000। आज उसकी कमाई डेली 1 लाख है, और सिर्फ 1 साल में। मेरा कहना क्या है कि लोग अभी क्रेजी है। जो आमतौर पे हमारा सब्जियां जो रास्ते पे बेच रहे थे, हम रास्ते पे खा रहे थे, रास्ते पे लेके, ये विडम्बना है हमारी कि जो फूड जो हमारे पेट में जा रहा है वो रास्ते पे ले रहे हैं, और जो हमारे पैर में जा रहा है वो हमारे शोरूम में ले रहे हैं हम। तो उसको ज़रूरत है कि हम इसको ज़रा अच्छी तरह उसको पैक करें, क्योंकि क्या है अभी है ना, सब शोमनशिप आपको करना चाहिए, है ना। जो दिखता है वही बिकता है। तो अच्छा अगर उसको पैक करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज़ अ बिग स्कोप फॉर दिस। प्राइमरी प्रोसेस करें, सेकेंडरी प्रोसेस करें और टर्शियरी प्रोसेस करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अभी इतना समय नहीं मेरे पास, लेकिन एक बहुत बड़ा है मार्केट। एक तरफ जैसे 1.25 लाख करोड़ का वेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ 12 लाख करोड़ की मार्केट है हमारे इंडिया में। इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, बाकी तो और देशों में तो है, लेकिन इंडिया इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग मार्केट। 140 करोड़ की आबादी जहाँ पे है, वहाँ से बड़ा मार्केट क्या हो सकता है। सुनील भाई साहब 1 मिनट और। एक ऑस्ट्रेलिया हम हर साल पैदा कर रहे हैं, तो मार्केट तो बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ फूड प्रोसेसिंग के बारे में बताया। तीसरी चीज़ है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जो है जो निरंतर रहने वाली है। ये सूरज आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। ये तो मुझे तो दे रहा है विटामिन, सबको, सर को भी दे रहा है और सबको दे रहा है, लेकिन इस सोलर की हीट इतनी है कि और लाखों करोड़ों लोगों को दे सकता है। तो उसको, वो हीट को हम अगर कैच करें और उससे सोलर एनर्जी करें। बुरी बात यह है कि ये जो हीट, इसका सोलर पैनल जो है ना, वो भी हमारे नीड के अनुसार इंडिया में नहीं बन रहे हैं। उसमें बहुत सारे चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं हम। फिर उसका सोलर सेल होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सोलर है, फिर बाद में बायोमास है। आज इतना सारा एग्रीकल्चर और बहुत सारी चीज़ें वेस्ट है, उससे हम फ्यूल बना सकते हैं, उससे हम गैसेस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मैं दे सकता हूँ। तो मेरा कहना क्या है कि दोस्तों कि ये एक नॉन कन्वेंशनल वाइन मिल है। हमारे पास हवा तो बहुत है, लेकिन हवा कौन ले रहा है, सुजलॉन ले रहा है, और हमें उसका पावर दे रहा है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सब कुछ है। डॉक्टर डेविड मैकलेलैंड करके एक फेमस बिहेवियर साइंटिस्ट हो चुके हैं, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बेसिक रिसर्च किया है। वो पूरा इंडिया घूम चुके। काकीनाडा में उन्होंने बहुत बड़ा प्रयोग किया, शायद भाई साहब आप तो जानते होंगे शायद। तो उन्होंने इंडिया का एक सेंटेंस में उन्होंने बताया, क्या बताया, इंडिया इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर पुअर पीपल लिव्स। भारत जगातला सर्वात श्रीमंत देश आहे जिथे गरीब लोक राहतात। ये गरीबी क्यों है? एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। वो अगर नहीं है तो हम गरीबी हो जाएंगे जल्दी। तो दोस्तों बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हमें बहुत स्कोप है जहाँ पे काम कर सकते हैं हम। अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें ये अभी हमारे नासिक के ही पीयूष जी आपको कुछ बताएंगे। मेरा कहना क्या है, रमेश जी 30 सेकंड्स। बस खत्म ही कर रहा हूँ। मेरा कहना क्या है कि ये
बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये बहुत सारे क्षेत्र है, रोड, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हमारे भाई कई सारे एंटरप्रेन्योर्स है, लेकिन इसमें और बहुत बढ़ रहे हैं हम। अभी सवेरे हम 3 घंटे में आ गए नासिक से, अदरवाइज नासिक से यहाँ आने में 6 घंटे मिनिमम लगते थे। और ऐसे समृद्धि मार्ग बहुत जगह होने की संभावना है, वहाँ पे हम अगर कुछ काम करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारा उज्जवल भविष्य है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और बने रहे हम, ये कहना ना पड़े, हम अभी बनने का ही सोचे, बड़ा सोचे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी अभी आपको बीच में रोकना पड़ा, बिकॉज आपकी इतनी प्यारी आइडियाज़ थी जो बेसिक रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग सब तरफ देखते थे, लेकिन उसकी तरफ देखने का दृष्टिकोण जो है, अगर उसमें डायमेंशन चेंज किया जाए तो देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन चेंज। ये आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। माइंडसेट के बारे में थोड़ी सी बात हुई थी, और जहाँ तक जो भी थोड़ा बहुत मेरा इंटरेक्शन होता है बिजनेस फैमिलीज़ के साथ में, तो एक सवाल हमेशा मैं पूछता हूँ, पर्टिकुलरली ये उन व्यक्तियों के लिए जो अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस लेके बैठे हैं लेकिन उस बिजनेस को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सवाल हमेशा उनके लिए पूछा जाता है कि आर यू रनिंग योर बिजनेस और योर बिजनेस इज रनिंग यू? आप धंधा चला रहे हैं या धंधा आपको चला रहा है? पहली बात। और सेकंड, एक बात मुझे कही गई थी, किसी से मैंने सुना था कि द डिफरेंस बिटवीन रनिंग अ बिजनेस एंड रूइनिंग अ बिजनेस इज आई। अगर मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हूं धंधे का, बिजनेस का, तो मेरे अंदर में ऐसी क्या चीजें हैं जिसको लेकर के मैंने अपने बिजनेस को कहीं पे तो भी स्टैग्नेट किया है। कई बार ऐसा देखा गया, और ये भी कई सारे रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशंस ने किए हैं, नंबर्स उनके उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, उनका ऐसा मानना है कि संस्था में जब 22 लोगों से ज़्यादा की टीम होना शुरू होती है, उस समय संस्था के अंदर में प्रॉब्लम्स आने की प्रोसेस भी शुरुआत होती है। 22 इज द नंबर दैट आई हैव हर्ड। और उस समय में सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस से अगर काम नहीं होता है और आई सेंट्रिक धंधा होता है, तो धंधा सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, माने एक स्केल से ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ने की प्रोसेस शुरू होती है। इन प्रोसेसेस को कैसे हैंडल किया जाए, इसके बारे में कई सारे डायमेंशन है जो आई एम श्योर सुनील जी अपने एंटरप्रेन्योरियल वर्कशॉप्स में, रमेश भाई साहब भी अपने लीडरशिप इंटरवेंशंस में लोगों के साथ भी डिस्कस करते हैं। बट द पॉइंट टू रिमेंबर इज कि अपने धंधे को देख करके एक बार ये चेक कीजिए। हम हमेशा कहते हैं कि यार नंबर्स आर शाउटिंग, आर यू लिसनिंग? बिकॉज 80% बिजनेसेस के अंदर में बैलेंस शीट जो बनती है ना वो दादा, वो सिर्फ आईटी को सबमिट करने के लिए बनाई जाती है। आई एम सो ग्लैड टू नो दैट वी हैव सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन आवर कम्युनिटी, लेकिन ऑडिट वर्सेस रीडिंग द नंबर्स, ये दो अलग चीजें हैं। और धंधे के नंबर्स को पढ़ने की प्रक्रिया, हम हमेशा कहते हैं कि यार नंबर्स आर शाउटिंग, आर यू लिसनिंग? 80-20 लॉ एक सिंपल सा लॉ है जो बहुत बार लोगों को इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि आपको 80% इफेक्ट जो है वो 20% चीजों से मिलता है। अगर घर पे जाकर के आप आपका वार्डरोब खोलेंगे, आपके वार्डरोब में जितने कपड़े हैं, आई एम श्योर उसमें के 20% कपड़े आप 80% समय पहनते हो। आपके घर का बजट अगर 100 है और वो 50 चीजों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 10 चीजें 80% का आपका बजट खाती है। अगर आपने 10% पे फोकस किया, आप मल्टीपल तरीके से आपके बजट को मैनेज कर सकते हो। 80-20 लॉ सब तरफ एप्लीकेबल है। आपके 20% कस्टमर आपको 80% धंधा देते हैं, आपका 20% प्रॉफिटेबिलिटी आपका 80% प्रॉफिटेबिलिटी आपके 20% कस्टमर से आते हैं। ये सिंपल एनालिसिस भी करने के लिए मैंने देखा तो पीपल आर नॉट हैप्पी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत सिंपल सा टूल है, आज भी मैं देखता हूं, मेरे अपने पार्टनर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर में पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं, अभी तक सिंपल ऑटोसम भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अंदर में इतने सारे डायमेंशन है यूज करने के लिए। टेक्नोलॉजी के यूसेज की बात करी थी। ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है? बिकॉज आर यू रेडी टू अडेप्ट? आपका माइंडसेट में आय जो है वो कहां पर आ रहा है? गैलप नाम की एक संस्था है, बहुत बड़ा काम करती है एम्प्लॉय एंगेजमेंट में, और उन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन किया था कि ऐसे 10 क्वालिटीज है जो एंटरप्रेन्योर्स में रहने चाहिए।
और ये पर्टिकुलरली यंग जनरेशन जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल रोल में आना चाहती है, मैं उनके लिए ये क्वालिटीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक बार आप भी चेक करें आप में क्वालिटी है क्या। आप चाहो तो उनकी एक ऑनलाइन टेस्ट होती, वो भी आप चेक कर सकते हो कि आपके अंदर में एंटरप्रेन्योरियल इंडेक्स कितना बड़ा है। बिजनेस फोकस, जिसके अंदर में हम हमेशा कहते हैं कि 3 C's पे फोकस करना चाहिए, कैश, कस्टमर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपका बिजनेस फोकस कितना तगड़ा है, आप में कॉन्फिडेंस की मात्रा कैसी है। और कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर में वो क्रिया है, मैं जाकर के किसी को मिल सकता हूं। थोड़े समय पहले मैंने देखा कि एक व्यक्ति को मैंने देखा, शायद नगर से सारड़ा जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनका तारुफ यहाँ पर श्याम भाई साहब को करवाया जा रहा था, और उनके तरफ देख के ऐसा लगा था कि वो सिर्फ पीछे रह करके भाई साहब को नमन करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद में कॉन्फिडेंटली वेंट अहेड, बात करी। भाई साहब आप में से 2 चीज़ें मैंने ये सीखी थी, मैं बाहर जहाँ पे भी समाज के कार्य में जाता हूँ ये 2 चीज़ें मैं रखता हूँ। कितना कॉन्फिडेंटली वो अपने आप को ब्रिंग कर रहे थे सामने। सो कॉन्फिडेंस इज फीलिंग इनसाइड कि हाँ मैं कर सकता हूँ। प्रेडिक्टिव थिंकिंग, प्रिस्क्रिप्टिव थिंकिंग और प्रीएम्प्टिव थिंकिंग, जिसको हम क्यूरियोसिटी की बात करी थी। क्यूरियोसिटी का मतलब है आपके अंदर में क्रिएटिविटी कितनी है, क्या आप क्रिएटिवली किसी चीज को देखते हो, आप हर कार्य खुद करना चाहते हो या लोगों से काम करवाना चाहते हो, डेलीगेशन आप में कितना तगड़ा है। 10 चीजें उन्होंने बताई थी, उसमें से डेलीगेशन चौथा है। आप में डिटर्मिनेशन, कुछ करने की मनीषा, और ये किया है काम हाथ में तो करके रहूंगा, अगर लफ्ज दिया है तो पूरा करके रहूंगा। ये जो बेसिक हमारी वैल्यू थी जो भाई साहब ने कही कि मैंने एक बार शब्द दिया है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए वो मैं करके रहूंगा, वो आप में कितनी तगड़ी है। आप इंडिपेंडेंट हो या आपको किसी के साथ में लटकने की आदत है। आपको अगर अकेला छोड़ा गया तो क्या आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। मोर इंपॉर्टेंट, आप नया नॉलेज ग्रास्प करने की कितनी ताकत रखते हो। आप में जहां पे भी आप जाओगे अपने धंधे को प्रमोट करने की, अपने धंधे की 4 बातें सब लोगों के सामने की, जिसको हम कई बार कहते कि भैया ये आदमी तो बेचू है, रहना चाहिए। आपका धंधा है, आपको बेचना चाहिए, जहां मौका मिले वहां बेचना चाहिए, जहां पे ताकत लगानी चाहिए बेचना चाहिए, पता नहीं कहां से अपॉर्चुनिटी मिले। और मैं तो ये मार्केटिंग में हमेशा हम लोग कहते हैं कि जब आपको कस्टमर नहीं कहता है ना, तो आपके अंदर में ज्यादा ऊर्जा आनी चाहिए कि चलो, क्योंकि 10 कस्टमर आपको पहले नहीं बोलेंगे, 11वां खरीदेगा। एक ने नहीं बोला इसका मतलब आपको और तगड़ा मिलना चाहिए कि चलो और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। ये मार्केटिंग करने की एबिलिटी जो है, जो बेचने की आदत है, जो प्रमोट करने की आदत है, वो होनी चाहिए। लास्टली, रिलेशनशिप बिल्डिंग का, राधेश्याम भाई साहब को मैंने 15 दिन पहले शेगांव में भी हमारे रोटरी कॉन्फ्रेंस में सुना, आज भी उन्होंने उसी बात का जिक्र किया कि अपने अंदर का अहम और अपने अंदर का गुस्सा, इसको अगर हम लोग कम कर सकते हैं तो रिलेशनशिप घर में, घर के बाहर अपने आप फ्लो होती है। और रिलेशनशिप इज एट द हार्ट ऑफ एनी बिजनेस। हम लोग नेटवर्किंग के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपस के अंदर में इस चर्चा सत्र में। और सबसे लास्ट में रिस्क टेकिंग एबिलिटी। और रिस्क टेकिंग एबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके अंधाधुंध रिस्क लिया, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस, दैट्स नॉट कॉन्फिडेंस। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल मॉडरेट रिस्क टेकिंग करते हैं, जिसको कैलकुलेटेड रिस्क हम लोग कहते हैं। और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है, ये एक और डायमेंशन है जिसके ऊपर में काम करने की जरूरत है। ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके माध्यम से एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड के अंदर में कदम रखने के लिए आपको एक बार खुद का चेकअप करना चाहिए कि ये चीजें मेरे में है। और फॉर्चुनेटली, जैसे भाई साहब ने बताया कि जेनेटिकली ये चीजें हम में हैं, आप में वो चीजें हैं, लेकिन दोज आर पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स। जब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक दे विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रियल स्ट्रेंथ्स। पोटेंशियली ऑल ऑफ अस आर ऑक्यूपाइड विद दैट एज अ डीएनए। सो ये फाउंडेशन के जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, इससे मैं आगे हमारे बीच के अंदर में के डिस्कशंस को शुरुआत करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले दोनों स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना इन्वॉल्व हो गए थे वो अपनी बात रखने में। एंड आई हैड टू बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट एज यू सेड टू एंश्योर दैट हम लोग समय को थोड़ा सा साथ में इस प्रकार से व्यतीत करें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्र में से ले पाए। सो आने वाले 10-15 मिनट के लिए हम लोग आपस के अंदर में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। और बात हुई थी, रमेश भाई साहब आपने कहा था कि वैल्यूज के एप्लीकेशन की, जो हमारी इंटीग्रिटी और जो हमारा इंटेलेक्ट, ये 2 वैल्यूज हमारे महेश्वरी समाज की बहुत अहम है। और कई बार संस्थाओं के अंदर में डूइंग थिंग्स वर्सेस डूइंग द थिंग्स इन द राइट वे, चीजें करना और चीजें सही तरीके से करना, ये जो आजकल बात होती है संस्थाओं में, तो मैं इस बारे में आपसे और थोड़े से इनपुट्स चाहूंगा सर कि इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाए आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। मैं समझता हूँ एप्लीकेशन के लिए अगर हम एक मॉडल दें कोई, और ये मॉडल जितना रिसर्च बेस्ड हो, जितना
प्रूवन एंड टेस्टेड, टाइम टेस्टेड हो उतना अच्छा। तो मुझे एक मॉडल जो लगता है बहुत काम का है, अभी मेरी किसी से चर्चा हो रही थी यहाँ पर, वो बोल रहे थे कि मेरा शोरूम है और शोरूम पर ऑनलाइन का डैमेज बहुत हो रहा है, तो ऑनलाइन कस्टमर्स आकर लोग ऑनलाइन पे खरीद रहे हैं तो शोरूम पे आना कम हो गया लोगों का, तो इसलिए बिजनेस कम हो रहा है। तो ये चैलेंज कैसे हम मीट कर सकते हैं? नाउ इंटेलिजेंस और इंटीग्रिटी, ये दो को अगर आप अप्लाई करें तो मॉडल उसका ये होना चाहिए। मैंने आई रिसेंटली रेड अबाउट रिसर्च, ये बहुत सुंदर रिसर्च है, यूएक्स रिसर्च इसका नाम है। 2006 से 2016 के बीच में ये यूएस में हुई। और आप लोग सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे, शेयर्स में इन्वेस्ट करते होंगे, तो क्या देखते हो इन्वेस्ट करते समय? कि प्रोमोटर कौन है, बैलेंस शीट कैसी है, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कैसे हैं, पिछली सक्सेस कैसी है। बट पास्ट सक्सेस इज नो गारंटी फॉर फ्यूचर सक्सेस। तो इन्वेस्टमेंट की पैरामीटर क्या होनी चाहिए, मोस्ट रिलायबल पैरामीटर, इसके ऊपर एक रिसर्च हुई थी जिसका नाम यूएक्स रिसर्च है। एंड यूएक्स स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। तो एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, उन्होंने $50,000 का फंड बनाया और 10 कंपनीज में $5,000 इन्वेस्ट किए 2006 में। और वो कंपनीज कैसे चुनी, उसके पीछे एक ही पैरामीटर था कि किन कंपनीज के प्रोडक्ट्स का और या सर्विसेज का यूजर एक्सपीरियंस मैक्सिमम है। तो उसमें नेटफ्लिक्स थी, उसमें गूगल था, उसमें एप्पल था, टारगेट, नाइकी, ब्लैकबेरी भी एक था, और ऐसी 2-4 कंपनीज और थी। $50,000 इन्वेस्ट किए 2006 में, 10 साल के लिए भूल गए। 2016 में उन्होंने वो सारे शेयर्स डाइवेस्ट कर दिए, बेच दिए, और उनको जो एप्रिसिएशन मिला इट वॉज 493%। मतलब पैसा 5 गुना हो गया 10 साल में इन इन्वेस्टिंग इन दोस 10 कंपनीज हुज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का यूजर एक्सपीरियंस मैक्सिमम था। नैस्डैक का एप्रिसिएशन, सारी कंपनी जो नैस्डैक पे लिस्टेड थी उन्हीं 10 साल में नैस्डैक का एप्रिसिएशन वॉज 98%। ओ, मतलब नैस्डैक में पैसा अगर सभी कंपनियों में आपने डाला तो डबल हो गया, पर उन 10 कंपनियों में डाला जिनका यूजर एक्सपीरियंस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बेस्ट था, तो वो 5 गुना हो गया। तो बात निकल के आई इस रिसर्च में कि अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का यूजर एक्सपीरियंस आप मैक्सिमम करते हो, योर कंपनी इज श्योर टू ग्रो एट ए रेट मच बेटर देन द एवरेज कंपनीज। तो हमारी इंटेलिजेंस और हमारी इंटीग्रिटी अगर हम इसमें यूज करें कि हमारे कस्टमर का एक्सपीरियंस बेस्ट कैसे हो हमारे प्रोडक्ट्स का या हमारे सर्विसेज का, दैट्स वन modus operandi through which you can multiply your business. सो इसेंशियली हम लोग जो सुनते कि जो खरा वो कभी नहीं बदलता, जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स है वो कभी नहीं बदलते। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द की मैसेजेस जो मैं रमेश भाई साहब से सुन रहा हूँ। आपका अनुभव इसके बारे में क्या रहा है, इंटीग्रिटी को लेकर के, पर्टिकुलरली नए एंटरप्रेन्योर्स जो आप देख रहे हो उसको लेकर? शॉर्टकट्स हम लोग इजीली ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल, हाँ। नए लोग क्या है कि हमेशा एक शॉर्ट टर्म का ही सोचते हैं। एंटरप्रेन्योर हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचता है। अगर इफ़ यू आर रियली थिंकिंग ऑफ बिग थिंग, यू हैव टू थिंक ऑफ फ्यूचर। उद्योजक, मराठी में उद्योजक कहते हैं। उद्योजक, उद्याची योजना करनारा उद्योजक। कल का जो सोचता है, जो कल का सोचता है और जिसको पूरे वर्ल्ड में जाना है, वो ये बातों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ही विल स्टिक टू हिज वैल्यूज़, ही विल स्टिक। वो जो इंटीग्रिटी के बारे में हमारे माहेश्वरी समाज के बारे में बताया जाता है, वही अगर हम बताते हैं बिजनेस में, तो वी हैव गॉट ट्रिमेंडस फ्यूचर, नो डाउट अबाउट इट। एक पर्टिकुलर बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, एक और रिसर्च था कि जिसके अंदर में टिपिकली 45 साल की उम्र के बाद में ऐसा पाया गया कि जो लोग जॉब्स में थे ज़्यादा, वह लोग 45 साल की उम्र के बाद में मिड लाइफ क्राइसिस इस वर्ड से प्रभावित थे, और वो चाहते थे कि वो अपनी स्ट्रीम चेंज करे और वो एक ऑप्शनल करियर जिसके अंदर में वो लोग फिर एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड में आने के बारे में सोचते थे। शायद ये मिड लाइफ क्राइसिस अभी चेंज होकर 35, 38, 40 साल की उम्र तक आ चुकी होंगी। यह मैं जानबूझ करके इसके लिए कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी यंगर जनरेशन इस साइड में बैठी है। तो आप लोग ज़रूर सोचें, आप अगर कोई पर्टिकुलर डायमेंशन में जा रहे हो जो एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड के बाहर है, तो ये मिड लाइफ क्राइसिस आगे तकलीफ दे सकती है। आपका अनुभव इस मिड लाइफ क्राइसिस को लेकर के क्या रहा है? बहुत बोल तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है। ये अभी लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि वहाँ पे वही रहता है, सब कुछ चीज़ें सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो
अभी क्या होता है कि उसमें और कुछ ग्रोथ नहीं दिखती है। अभी मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल है जो जॉब करने के बाद बिल्कुल 2-3 साल के अंदर उनको कई सारी बीमारियां लग गई है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा है कि इसमें हर दिन नया है, हर दिन नया चैलेंज है, नई सब कुछ चीज़ें हैं। तो हम ये जॉब में, मैं आपको और एक, शायद आपको गलत लगे, लेकिन जॉब करने वाले जो लोग हैं ना, उनके अंदर डाइवर्स का जो परसेंटेज है वो भी मच हायर है। मतलब 70% जो, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मेरा इसके ऊपर कुछ ये नहीं स्टडी नहीं है, 70% लोग डाइवर्स की तरफ जा रहे हैं पिछले पहले 10 सालों में। ओके भाई ये साहब, सब आपका कुछ चीज़ें- इसके बारे में एडिशनल आपको कुछ कहना चाहेंगे इस मिड लाइफ क्राइसिस टर्म को लेके? सी, मिड लाइफ क्राइसिस या एनी टाइप ऑफ क्राइसिस, आई वुड से इन जनरल, उन लोगों के लाइफ में आती है जिनको लाइफ से कोई फ्रस्ट्रेशन है। ओके और समवेयर वो जो जॉब करने वाला आदमी है, उसको आइडियल बॉस तो कभी नहीं मिलेगा, आइडियल सबॉर्डिनेट कभी नहीं मिलेगा, आइडियल कलीग कभी नहीं मिलेगा। तो ही विल कीप लुकिंग एट प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम का जो फ्रस्ट्रेशन है, दैट क्रिएट्स दैट मिड लाइफ और वॉट एवर लाइफ क्राइसिस। एंटरप्रेन्योर को इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं है। उसका फोकस सिर्फ इसके ऊपर है कि आदमी सही नहीं है तो उसको सही कैसे करूं, या तो उसको सही कर ले या उसको हटा के सही आदमी को रख ले। सो ही विल कॉन्स्टेंटली बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम और द अदर फॉर हिज बिजनेस विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट द प्रॉब्लम। मैं आई एम जस्ट प्लेइंग अ डेविल्स एडवोकेट। मैं जानबूझकर के आपके बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ। Please. मैं कई बार बिजनेस वालों से बात करता हूँ तो हमेशा कहते हैं यार अच्छे आदमी नहीं मिलते, क्या करें यार, मुझे ही सब काम करना पड़ता है। एंड आई एम श्योर काफी बिजनेसमैन जो यहाँ पे बैठे हैं मेरी इस बात से रेजोनेट करेंगे। सो फिर ये डाइकोटोमी क्यों लग रही है आपको? ये तो कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा दिखता है। तो हर बिजनेसमैन ये सोचता है कि बाजू वाले का बिजनेस मेरे से ज्यादा अच्छा चल रहा है, ही इज मोर लकी, उसके पास अच्छे आदमी है। पर इंटरनली वो अपने बिजनेस के लिए कोशिश पूरी करता है, उसके पास फ्रस्ट्रेट होने का टाइम नहीं है, उसके पास ही वांट्स टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, उसको फ्रस्ट्रेट होने का टाइम नहीं है। और आई थिंक ये टाइम नहीं वाला जो फंडा है ना, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा, मैंने कहीं पे अभी I'll close my before you. sorry. उसके लिए ये क्राइसिस वगैरह मैनेज करने के लिए देयर इज अ वेरी सिंपल फिनोमेना। किसी भी, या जॉब करो या अगर आप बिजनेस भी करो, और विशेष करके एंटरप्रेन्योर के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप किसी भी क्राइसिस से डील कर सकते हो और लाइफ में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। 1, यू डू व्हाट यू लव, और यू स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू। ओके, If you practice these 2 things, frustration नहीं होगा। Do what you love और start loving what you do, you'll never get frustrated। कोई मिड लाइफ क्राइसिस नहीं आने वाली है। आई थिंक अभी मैंने कुछ दिन पहले मेरा मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जो करीबन 28वां था, और भाई साहब के उस सेकंड वाले चॉइस से मैं बहुत बिल्कुल कनेक्ट हो रहा हूँ। आप कुछ कह रहे थे सुनील भाई नहीं, साहब? उससे ही पैशन आ जाता है आदमी में। जिस चीज़ को आप प्यार करते हैं, अगर वही करते हैं, ये 2 फॉर्मूला है बिजनेस के, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, बस वही करें। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ ट्रेनर बनूंगा, टीचर बनूंगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो इतना अच्छा लगने लगा है कि उससे मैं पूरा प्यार करता हूँ। तो प्यार करो बिजनेस को बस, और कुछ नहीं है। तो वो करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन आना ही नहीं है ना। मैं तो आईसीयू में भी लेक्चर लिए हैं। जब कोरोना में एडमिट था तो 3 लेक्चर मैंने आईसीयू में लिए। वो पैशन है यार, वो वाह, प्यार करते क्या हैं, बात है। किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। क्या तो बात। फ्रस्ट्रेशन नाम की चीज़ ही नहीं होती है। नहीं तो फिर ये स्विच ओवर जो आज चल रहे हैं ना, ये जॉब छोड़ो, वो जॉब छोड़ो, वो जॉब, सब अभी बच्चे यंगस्टर वही करते। अरे भाई ये स्विच ओवर यहाँ पे तो परमानेंट, बस इसको और कैसे और बढ़ाओ, वही सोचे। अगर हम उससे प्यार करने लगे तो मैं एक नया डायमेंशन हमारी डिस्कशन को ला रहा हूँ। तब तक एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर ऑडियंस में से अगर कोई सवाल है तो आई विल बी हैप्पी टू हैव दोज क्वेश्चंस। होल्ड ऑन, हम आपके पास थोड़े समय के बाद, एक अभी 2-3 मिनट के बाद में, उसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर खड़े, वो दौड़ करके आपके पास में माइक देने आएंगे। वो दौड़कर इसके लिए आ रहे हैं कि उनको समय मैनेज करना है। आप इतना समय मत लीजिए क्वेश्चन पूछने में कि क्वेश्चन की मजा निकल जाए। क्वेश्चन शुड बी वेरी ससिंक्ट, छोटा, सही, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन मत पूछिए। आपका पर्सनल इंट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है।
आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन हमें से ज़्यादा हमको आपके सवाल में इंटरेस्ट है, सो आपका सवाल बहुत क्लियर तरीके से हमारे तक आने दीजिए। मैं पहले एक बात रखना चाहता हूं, उसके बाद में आपके सवाल की तरफ में आऊंगा और कुछ सवाल हम लोग ऑडियंस में से भी लेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में पार्टनरशिप्स को लेकर के आपके क्या व्यूज हैं? पार्टनरशिप्स को लेकर आपके क्या व्यूज हैं? It is the need of the hour. Now we should associate. अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो नया एंटरप्रेन्योर है या जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है, वो नेटवर्क के आधार पे अपना बिजनेस 10 जगह लेके जा सकते हैं। हमारा अभी हम खुद पूरा फ्रेंचाइजी नेटवर्क कर रहे हैं। हम ये ज़रूरी है कि ये हमें करना है, तो बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा। आप कितना पढ़ाएंगे? द ओनली वे टू ग्रो योर बिजनेस टू गेट एसोसिएटेड, गेट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का हमेशा एक्सपीरियंस बुरा नहीं होता है, और हमें ये हमारा मिथ बन गया है कि पार्टनरशिप करेंगे तो मरेंगे। तो वो ऐसे कुछ बातें नहीं। देयर आर सो मेनी गुड एग्जाम्पल्स ऑल्सो, है ना। तो हम अच्छे एग्जाम्पल को देखिए। हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जो हमारे एक बिल्कुल जिनके पास 570 रुपीज़ नहीं थे एक टेंडर भरने के लिए। एक अशोक कटारिया करके अशोक का ग्रुप है, जिनका आज का टर्नओवर 10,000 करोड़ है। अशोका बिल्डकॉन। So how he built? He made partnerships. Yes. कि भाई चलो तुम दिख गए, आ जाओ, तुम इसको डायरेक्टर बनाओ, उसको एमडी बनाओ, उसको ये बनाओ। ऐसे करते करते 11 लोगों, उनको कोई सगा भाई नहीं है, 11 लोगों का नेटवर्क बन गया। आज वो 30,000 करोड़ का नेटवर्क बन गया उनका। तो ज़रूरी है हम अभी आपस में लड़ना, हमारे अभी ए ग्रुप, बी ग्रुप, संडे ग्रुप, मंडे ग्रुप, ये बंद करो अभी। अब ज़रूरत है कि हम इकट्ठा आके सिर्फ बिजनेस के बारे में ही सोचें। आई थिंक जालना के पान टपरी पे ही यहाँ की स्टील इंडस्ट्री शुरू हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने कई लोगों से स्टोरी सुनी थी कि जालना के बड़े बड़े स्टील कंपनीज पान ठेले पे गप्पे लगाते लगाते कुछ साथ में करते हैं, वो स्टील कंपनी शुरू हो गई थी। जालना की भूमि में भी ये चीजें हैं। आपने बंद किया था। मैं एक छोटे एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर देता हूं अपनी बात। इतना सब लेक्चर देने के बजाय तो आप लोगों को थोड़ा मेरा साथ देना पड़ेगा। तो हाथ ऊपर उठाइए, नहीं एक ही हाथ उठाइए। अभी उत्तरायण हुआ ना थोड़े दिन पहले, तो क्या किया? पतंग उड़ाई ना। तो हाथ से पतंग उड़ाने का एक्शन करना है। पतंग उड़ाने का एक्शन करिए और जो मैं बोल रहा हूं रिपीट करिए। पतंग कह रही है कि मैं पतंग उड़ा रही हूं। पतंग कह रही है कि मैं पतंग उड़ा रही हूं। सब लोग बोलेंगे, पतंग कह रही है कि मैं पतंग उड़ा रही हूं। पतंग कह रही कि मैं पतंग उड़ा रही हूँ। धागा कह रहा है कि मैं पतंग उड़ा रहा हूं। धागा कह रहा है कि मैं पतंग उड़ा रही हूँ। मैं कह रहा हूं कि मैं पतंग उड़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूँ कि मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। और ईश्वर कह रहे हैं हम सब पतंग उड़ा रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि हम सब पतंग उड़ा रहे हैं। बिना पतंग के पतंग नहीं उड़ती, बिना धागे के पतंग नहीं उड़ती, बिना मेरे भी पतंग नहीं उड़ती। वहां भी पार्टनरशिप चाहिए। बहुत सही है। अकेले क्या क्या कर लोगे आप? मैच्योरिटी चाहिए माइंड की पार्टनरशिप को निभाने की। पार्टनरशिप्स में वेदर वो आपके इंटरनल पार्टनर्स हो कंपनी में, या आपके डीलर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, किसी टाइप की पार्टनरशिप या फ्रेंचाइजीज हो, आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस तो होंगे ही होंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना एक्चुअली बुद्धिमानी की निशानी है, क्योंकि दो ओरिजिनल थिंकर्स बात कर रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। तो मेरा आपसे मतभेद है, मैं अपने ढंग से सोचता हूं, आप अपने ढंग से सोचते हो, तो मतभेद होना बुद्धिमानी की निशानी है। पार्टनरशिप में मैच्योरिटी ये होनी चाहिए कि मतभेदों को हम मैच्योरिटी से कैसे हैंडल करते हैं। बिल्कुल सही है। दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स। इनफैक्ट ऐसा कहा गया है कि अगर दो व्यक्ति एक साथ सोचते हैं तो दो धंधे को एक की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट we should have different people thinking together. That is how the business progresses ahead. आज मैंने करीबन 3 से 4 लोगों के साथ में पार्टनरशिप्स करी है मेरे अपने सारे बिजनेसेस में। आई एम सो हैप्पी कि मैं बिल्कुल रिलैक्स तरीके से हर बिजनेस को देखता हूँ। मेरा अपना एरिया है जिसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ, उनका अपना एरिया है मैं फोकस करता हूँ। और जैसे भाई साहब ने कहा कि मतभेदों को मैच्योरली मैनेज करना चाहिए। एट द बॉटम जो बेसिक 2 चीज़ें हम लोगों ने पहले बात करी थी, इंटीग्रिटी अगर आपने बिजनेस में रखी है तो कैन एक्चुअली एक्सपोनेंशियली गो, क्योंकि सब लोगों को पता है कि 1 और 1 11 होते, 2 कभी नहीं होते। सो पार्टनरशिप्स को लेकर के ये कहा जाता है। छोटा सा एडिशन उसमें है कि अभी तो जो वर्कर्स के लेके प्रॉब्लम हम बता रहे थे, इनफैक्ट उनको ही हम क्यों पार्टनर न करें? अभी ट्रेंड वही है। बिल्कुल सही है। ये सब स्कीम्स लाए रहे कंपनीज कि हम हमारे कंपनीज को, हमारे पार्टनर, हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको ही पार्टनर करें ना। हम वो कर रहे हैं। मेरे ऐसी 16 पार्टनरशिप है। ब्यूटीफुल। तो फिर बिजनेस ग्रोथ होता है ना।
तो वो करें। थैंक यू। या आई मीन कोई भाई साहब आपका सवाल हम पूछना चाहेंगे वेरी ये देखती है कि व्यापार है, व्यापार में पैसा अच्छा बचता है, लेकिन उनका इम्पोर्टेंस लाइफस्टाइल के प्रति ज़्यादा हो गया करके वो इंटरप्रेन्योर की जगह जॉब को प्रेफरेंस दे रहे हैं। और इसका दूसरा एक सबसे बड़ा कारण कि लाइबिलिटीज आज के पीढ़ी पे मिनिमाइज हो गई या नहीं है, माँ बाप की भी नहीं है, बल्कि माँ बाप की स्टेट उसके लिए बैक सपोर्ट है कि मुझे क्या करना और जोड़ के मैं मेरी लाइफ क्यों खराब करूं, पापा ऐसे जिए मम्मी ऐसी जी, अब मैं कैसे जीऊं। तो इसका उपाय सामाजिक लेवल पर हमको कुछ ढूंढ करके सही गाइडेंस उस पर देना चाहिए कि भैया पैसे का, एंटरप्रेन्योरशिप का और भविष्य का महत्व क्या है। तो भाई साहब आपका ये सवाल था या आपका स्टेटमेंट था? अप्रिशिएट आपके स्पिरिट का। रमेश भाई साहब से सुबह के लेक्चर में भी ये बात हुई थी कि बच्चे आजकल के जॉब प्रेफर करते हैं, एमएनसी में जॉब लेना प्रेफर करते हैं, एनुअल पैकेज में मजे में रहना प्रेफर करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के चैलेंजेस में उनको इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट्स के पुराने बिजनेस में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि जिस एमएनसी में वो जॉब कर रहे हैं वहाँ जो वर्क एटमॉस्फेयर उनको मिल रहा है वो ग्लैमराइज्ड है। करेक्ट। वो 5 स्टार एटमॉस्फेयर है। तो आपको क्या, कौन रोक रहा है अपने ऑफिस को 5 स्टार बनाने में? एब्सोल्युटली करेक्ट। Why don't you do it? आपको अपना बिजनेस भी 5 स्टार तरीके से चलाना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, थोड़ा डिटैचमेंट पुरानी पीढ़ी में चाहिए। आप चाहते तो हो कि बच्चे मेरे साथ काम करें, पर आप उनको इंडिपेंडेंस नहीं दोगे, आप उनकी डोर अपने हाथ में पकड़ के रखोगे, आप उनके हर स्टेप को, माइक्रो उनकी क्रिएटिविटी को माइक्रो मैनेज करोगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, मेरे बाल सफेद हो गए, तू तो अभी आया है, हमने बहुत मेहनत की है। अरे वो सब ठीक है अपनी जगह पर उसकी अपनी क्रिएटिविटी। आपने शुरू किया था जीरो से, वो जीरो नहीं, वो हीरो से शुरू कर रहा है। आपने ऑलरेडी उसको हीरो बना के प्लेटफॉर्म दे दिया है, तो वो अपने ढंग से काम करेगा ना। आप ओवरऑल निगरानी रखो, पर उसकी क्रिएटिविटी, उसकी इंडिपेंडेंस, उसके आइडियाज को एक्सप्रेस होने का तो फ्रीडम दो। तो एक कारण मेरे को ये लगता है कि पुरानी पीढ़ी जल्दी छोड़ती नहीं है कोई चीज नई पीढ़ी पर, और दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि आप अपने बिजनेस को ग्लैमराइज नहीं करते हो, उतना अच्छा उसको एनवायरनमेंट अपने बिजनेस में नहीं देते हो जितना उसको एक एमएनसी के ऑफिस में मिलता है। 2 कारण है बेसिकली, मुझे लगते हैं इनको 2 को हम एड्रेस करें तो मेरे को नहीं लगता कि नई पीढ़ी को एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति कोई दुर्भाव है। थैंक यू सो मच। आई थिंक यू हिट द नेल इन द कॉफिन एंड इट वाज एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि कई बार मैंने सुना है लेकिन आपके जैसा नहीं बनूंगा, या आपके जैसा नहीं बनूंगा तो आपने रोल मॉडल ही गलत क्रिएट अगर कर दिया है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मॉडल आल्सो। इट इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट, दैट्स इट। हेल्थ केयर में इंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप करें, हेल्थ केयर सेक्टर? ओके, ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वी विल ट्राई टू एड्रेस इट इन द गिवन टाइम। अदरवाइज सुनील भाई साहब के साथ में आप इंडिपेंडेंटली भी बाद में मिले, लेकिन फिर भी गो अहेड सर, आप बोलिए ना। नहीं, इसमें तो बहुत ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज है। आप उसमें डॉक्टर रहे नहीं रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वेलनेस अभी ये बहुत सबका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। लोग उसके ऊपर बहुत खर्चा करना चाहते हैं। लोग कहीं बेंगलोर जाते हैं, कहीं हरिद्वार जाते, कहीं कोई कुछ जगह जा रहे हैं। हमने अगर ये करे अब काम, नासिक में हमारा एक विवेदा सेंटर करके हुआ है, लोग एक दिन के 12,000 रुपये दे के आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, सब सुविधाएं क्रिएट की, सब लोगों के बाहर से लेके आए। तो ऐसे सब बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप। और बाकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आप मुझे पर्सनली मिलिए, और हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी मैं आपको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सबको इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप मुझे मिले बात में। एक लास्ट सवाल हम लेना चाहेंगे। आई एम ऑल्सो बडिंग एंटरप्रेन्योर। तो ये मुझे बताइए कि पेरेंट्स के साथ रिलेशन भी स्मूथली रहे, एज वेल एज बिजनेस भी स्मूथली चले, और जो यंगर जनरेशन चाहती है वो भी प्रॉपरली हो, तो वो रिलेशन रहते हुए बिजनेस भी ग्रो करे, कैसे वो, हाउ डू यू डू दैट? पहले रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। बिजनेस ग्रोथ तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। पहले जनरेशन गैप तो होगा ही होगा, 2 जनरेशन्स के बीच में गैप तो हमेशा ही होगा। मेरे पास एक लेडी आ गई थी, बहू से बहुत परेशान थी, और उसकी परेशानी बहू से ये थी कि बहू को जीन्स पहनना है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई जीन्स में क्या प्रॉब्लम है? तो बोले नहीं, अपनी कल्चर नहीं है, हमारी कल्चर नहीं है। तो बोला तुम्हारी कल्चर क्या है, अश्लील थोड़ी है जीन्स? बोले नहीं, अश्लील ही है। बोले ठीक है, फिर अश्लील ड्रेस क्या है? तो बोले साड़ी है। बोले अमेरिका में साड़ी को अश्लील मानते हैं क्योंकि पेट नजर आता है। अमेरिकन के लिए ऊपर नीचे कुछ दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच का नहीं दिखना चाहिए। करेक्ट। तो वो उसको अश्लील बोलते हैं।
तो डेफिनेशन क्या है? मैंने कहा ड्रेस में क्या प्रॉब्लम है? रिलेशनशिप में एक बात याद रखो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, नॉट ओनली विद पेरेंट्स, विद एनीवन एल्स, नेवर मेजर ऑन माइनर थिंग्स, नेवर मेजर ऑन माइनर थिंग्स। मैंने उस लेडी को यही कहा, कपड़े में क्या प्रॉब्लम है? शरीर तो ढका हुआ है ना, आंख में लाज है कि नहीं है वो मेजर थिंग है, आपका सम्मान करती है कि नहीं है वो मेजर थिंग है, वो ड्रेस पहनती है कि जीन्स पहनती है कि साड़ी पहनती है, हाउ डज इट मैटर? शी इज वेयरिंग समथिंग ना, क्या प्रॉब्लम है? माइनर थिंग्स पे क्यों मेजर कर रहे हो? आंख में शर्म है कि नहीं है ये मेजर थिंग है, बड़ों का सम्मान करती है कि नहीं है ये मेजर थिंग है। तो जनरेशन गैप में अंडरस्टैंड फर्स्ट, नेवर मेजर ऑन माइनर थिंग्स, वन। सेकेंड, बड़ों के साथ प्रॉब्लम हमारी क्या होती है पेरेंट्स के साथ? आपके पास नॉलेज ज्यादा है, नया नॉलेज है, मॉडर्न नॉलेज है, लेटेस्ट नॉलेज है। आप मोबाइल को बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हो, आप कंप्यूटर को बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हो, पापा नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। तो नॉलेज आपके पास ज्यादा है, मॉडर्न है, लेटेस्ट है, अपडेटेड है। उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनके पास अनुभव ज्यादा है। तो अनुभव का सम्मान हमेशा होना चाहिए। They deserve to be respected just for their age. Remember this. There is no reason for you to disrespect your parents. किसी भी कारण से डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अनुभव का सम्मान होना चाहिए। तो सम्मान हमेशा रिलेशनशिप में छोटों को रखना चाहिए। अब आपका नया नॉलेज आप अपने पेरेंट्स को समझाना चाह रहे हो और वो अपने पुराने नॉलेज में फंसे हुए हैं, राइट? तो समझाने का तरीका ये नहीं है कि आप अहंकार में बोलो कि आपको कुछ नहीं पता है, मेरे को ज्यादा मालूम है। आपको जो अपना नॉलेज बोलना है, नया नॉलेज, ये प्रेम से बोलना है। तो रिलेशनशिप में दो ही चीजें जरूरी है, रेस्पेक्ट द एक्सपीरियंस, रेस्पेक्ट द एज, और जो आपका मतभेद हो रहा है या जो जनरेशन गैप है या जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको आप प्रेम से अपनी बात रखो। अगर प्रेम और सम्मान ये दो बातें इंटैक्ट रखोगे, सारे डिफरेंसेस यू कैन हैंडल। रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में यू कैन हैंडल डिफरेंसेस। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? या रमेश भाई साहब ने जो अभी बात कही, मैंने कहीं पे तो मुझे याद है 10th क्लास में मुझे एक ऑटोग्राफ दिया था मेरे एक फ्रेंड ने कि नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच, विजडम इज हम्बल दैट इट नोज नो मोर। आई थिंक ये नॉलेज और विजडम के बीच में का जो सुंदर मैच्योरिटी वाला जो डायमेंशन आप भाई साहब ने ऐड किया, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद द वे द एंटायर सेशन हैज बीन मैनेज, बिकॉज मेरे पास में पिछले 1.5 मिनट पहले काउंटडाउन टाइमर शुरू हो गया कि अभी 3 मिनट 22 सेकंड 21 सेकंड में हम लोगों को सेशन क्लोज करना है। आई विल नॉट बी एबल टू टेक एनी लास्ट क्वेश्चंस। मैं क्विकली सिर्फ इस बातों को समअप करना चाहता हूँ कि एब्सोल्युटली आई वॉज थिंकिंग सेशन शुरू होने के पहले कि यार इतने से लोगों के बीच में कैसे करेंगे, लेकिन मुझे वो शराबी का अमिताभ बच्चन वाला सीन याद आ गया कि आपको हम तालियां ऐसे सुनाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। आई थिंक जिस प्रकार से आप सब लोगों ने इन्वॉल्व तरीके से हम लोगों को मोटिवेट किया है हमारे तरफ से, जो भी बेहतर है वो बाहर लाने के लिए, वी शुड थैंक ऑल ऑफ यू। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ अवर स्पीकर्स फर्स्ट। बिल्कुल मैच्योरिटी एट इट्स एपिक। इससे ज्यादा बेहतर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में आइडियाज टू एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योजक कैसे बने रहे हम। आई एम श्योर इनकी बात सुनने के बाद में यहां से कम 10-20 लोग तो ऐसे होंगे जो अपने धंधे को ग्लैमराइज करेंगे, अपना रोल मॉडल चेंज करेंगे। 5-7 20-25 बच्चे ऐसे रहेंगे जो कि कहेंगे कि आई एम वेरी मच वांटिंग टू लुक इनटू द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये यहाँ से हम लोग बाहर लेके जाते हैं तो आई थिंक इस सेशन का इंपॉर्टेंस जो है वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। इंटीग्रिटी हमारी बेसिक वैल्यू है, इंटेलेक्ट हमारा बेसिक डीएनए है। इन दोनों की पूंजी के साथ में दुनिया के अंदर में हम लोग जो आज नंबर 2 पे है इंटेलेक्चुअली, आई एम श्योर देयर विल बी अ टाइम सम टाइम बैक जब अगली बार यहाँ पर सतह होगी, तब यह कहा जाएगा कि अब 1 और 2 नंबर के बीच में का डिस्टेंस या तो कम हो चुका है, तो वी हैव टेकन ओवर। सो आई एम श्योर ये स्पिरिट हम लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। आई शुड रियली बी थैंकफुल टू अ फ्यू पीपल। सबसे पहले रमेश भाई साहब और सुनील भाई साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने विशिष्ट और इतने आपके व्यस्त समय में आप दोनों ने यहाँ पर आकर के हम लोगों को गाइड करने के लिए, और वो भी कम समय में। इंटेलेक्चुअली 12 घंटे बोलना बहुत आसान है, लेकिन 12 मिनटों में अपनी बात रखना, उसके लिए वाकई में आप लोगों को विजडम होना जरूरी होता है, जो आपने बिल्कुल सब लोगों के सामने रखा।
महाराष्ट्र प्रदेश महेश्वरी सभा जिन्होंने इस पूरे आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण हमारी अपना कार्य रखा है, उनके भी हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जालना जिला महेश्वरी सभा, आपका आयोजन अप्रतिम, 10 on 10 से ज़्यादा भी हम लोग कहना चाहते, तो एक बार जोरदार तालियां हमारे जालना के इस महेश्वरी सभा के लिए होना चाहिए। महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल, उनकी इस पूरे प्रोसेस में बहुत स्ट्रांग इन्वॉल्वमेंट थी। बजरंग भाई साहब और उनके टीम ने हम मॉडरेटर्स को, हम सारे स्पीकर्स को ऐसा बांध के रखा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो हमसे कम्युनिकेट करते थे। ऑडियोज़, वीडियोज़, ऑल एवरीबडी हु सपोर्टेड अस, प्रेस जिन्होंने इस सारे चीज़ों को सब तरफ में लोगों तक पहुंचाने में मदद करी। और पर्टिकुलरली आयोजन के बारे में एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हम लोग जब खाना खा रहे थे, मैंने देखा कि कुछ लोग जो है ना प्लेट्स के पास में खड़े थे। मैंने जानबूझ करके वहां पे जाके प्लेट रखने की कोशिश करी, तो सचिन जी और संजय जी ऐसे दो शिलेदार वहां पर खड़े थे और वो बड़े विनम्रता से कह रहे थे, भाई साहब वो एक घासा पड़ा है, खा लो ना। मैंने जानबूझकर रखा था, मैं देख रहा था कि क्या कोई कहता है मुझे। मैंने वो खाया, तब तक मेरे बाजू में एक भाई साहब आए, उनके कटोरी में थोड़ी दाल थी। भाई साहब एक ही सिप है दाल का, ले लो ना। इतने प्यार से, आग्रह से वो लोग हम लोगों को ये मैसेज दे रहे थे कि झूठा नहीं डाले। इतना डिटेलिंग के अंदर में जिन्होंने आयोजन किया है, ऐसे सारे आयोजकों का हम लोग बहुत बहुत दिल से आभारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप सब लोग जिन्होंने हम लोगों को मोटिवेट किया, थैंक यू वेरी मच। टाइम इज अप, सो वी आर। थैंक यू लॉट।